हेलो नमस्ते व्यूअर्स, द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब आज हम जिस टॉपिक को चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है घटना चक्र आय दृष्टि समसामयिकी। आप सभी लोग जानते हैं जो यूपीपीसीएस की इस बार परीक्षा दे रहे हैं, साथ के साथ अन्य एग्जाम की भी जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये समसामयिकी, ये आप सभी जानते हैं। और उस कड़ी में जो आय दृष्टि है वो एक कुबेर की कुंजी माना जाता है। लगभग 90% करंट के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो इसलिए हम इस पूरी बुक को, इस आय दृष्टि की समसामयिकी को एक आसान भाषा में आप तक उपलब्ध कराने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आपके तैयारी में एक वैल्यू एनहांसमेंट होगा। साथ के साथ मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पूरी बुक को इतनी आसान भाषा में, इस बल्कि बुक को आपको कम समय में पूरा करवा पाऊँ ताकि आप एक दो बार और रिवीजन कर पाएँ। जैसे 15-16 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम है, तो एक दो बार आपको और ख़ुद से भी रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो पहले मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि आसान शब्दों में ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए और उसके बाद आप सेल्फ रिवीजन के माध्यम से अपना एग्ज़ाम में नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए आपको बिल्कुल भी अब डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन 150 क्वेश्चनों में से अगर जीएस में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं तो लगभग 25 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, अकेले करंट अफेयर्स के होते हैं। और ये बहुत एक बड़ा सेक्शन है। आप जीएस के बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अलग रख दें और केवल करंट अफेयर्स का वेटेज देखें तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है। अगर कम से कम भी आते हैं क्वेश्चंस तो कम से कम 25 आएंगे और मैक्सिमम आपके 35 तक जाएंगे। साथ के साथ हम आय दृष्टि को ही क्यों कंसिडर करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस आय दृष्टि से लगभग 90% करंट आपका कवर हो जाता है। तो हमारे लिए एक तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी जो घटना चक्र की आय दृष्टि है ये इसका 90% वेटेज हमारे एग्ज़ाम के लिए है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बिना समय गंवाए कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अब सिर्फ 15-16 दिन बचे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपका ज़्यादा समय ना लें, आपको आसान भाषा में ये पूरी एक बल्कि बुक, लगभग 220 से 22 पेजों की ये बुक है। आप अगर खुद से पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बल्कि लगेगी। अभी कम टाइम बचा है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ आसान शब्दों में बिल्कुल आपको, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस किया है। साथ के साथ आपने अभी अगर रीसेंट आरओ का एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा तो उसमें भी करंट अफेयर्स पूछने का अब आयोग का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले वो जो माना था, जब एक वन लाइनर फैक्ट पूछ लिया जाता था कि कहाँ पर डीएपी संयंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अब क्या है, आयोग भी स्मार्ट हो गया है। अब उससे रिलेटेड एक दो अन्य फैक्ट बना करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हमें ये ज़रूरत है कि हम क्या करें, इस टॉपिक को पढ़ने के साथ उसका एक होलिस्टिक, एक वन लाइनर करंट को एक होलिस्टिक वे में देखें। इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको ये पूरा टॉपिक, जो ये पूरी बुक है, वो बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके बाद ये उम्मीद करूँगी कि आप खुद से भी इसका एक दो बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। देखिए, अभी एग्ज़ाम में 15 दिन है, 15-16 दिन है। अगर यहाँ पर आपका एक ओवरव्यू मिल जाता है, जब आप खुद से इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैक्सिमम 2 टाइम्स आपने और रिवीजन दे दिया तो फिर आपके ये 25-30 नंबर आप बिल्कुल श्योर शॉट कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप इसकी गारंटी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुक का जो फ्रंट पेज है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई है, वो पूरी बुक, वहाँ पर आपको दिखेंगी कुछ संक्षिप्तियाँ। मैं सबसे पहले ये तो कोशिश करूँगी, आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि आप सभी ने ये बुक खरीद ली होगी अभी तक। और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कुछ संक्षिप्तियाँ दी हुई है। संक्षिप्तियाँ उसमें राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, इकोनॉमिक, हर जो टॉपिक आगे हैं जिनका डिटेल चर्चा की गई है उसको एक वन लाइनर फॉर्म में संक्षिप्तियाँ बना करके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम हर टॉपिक का एक डीप एनालिसिस कर लेंगे, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकते हैं। संक्षिप्तियाँ हम लास्ट में रखेंगे। हम जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कवर करने के बाद उससे रिलेटेड संक्षिप्तियाँ देख लेंगे, सो दैट क्या होगा कि हमारा टॉपिक भी कवर होगा, साथ के साथ हमारा रिविज़न भी हो जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करने वाली हूँ आपके राष्ट्रीय परिदृश्य में जो इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आई है 2023 की। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आई है, जारी कब की गई है? ये जारी की गई 11 जनवरी को। किसके द्वारा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ों को लॉन्च करते हैं, लेकिन ये भी आपको स्टेटमेंट फंसाने के लिए पूछ सकता है कि किसने इसको लॉन्च किया है। तो हमारी जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है 2023 के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण है, इसमें लगभग 4477 शहरों को शामिल किया गया है। तो शहर नंबर अगर पूछ लिया जाए, वैसे इतने आंकड़े नहीं पूछे जाते, फिर भी एक बार आप एक रीडिंग तो जरूर ले लेंगे। तो 4477 शहर हैं इसमें, जिनमें से 61 छावनियां हैं। और गंगा शहर कितने हैं? गंगा किनारे बसे शहर है 88। चूंकि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि हो सकता है स्टेटमेंट बन जाए कि कितने गंगा किनारे शहर इसमें शामिल हैं। तो लगभग 88 गंगा किनारे शहर इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कि ये संस्करण कौन सा रहा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको संस्करण भी पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस संस्करण में मुख्य बातें क्या रही। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर में जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, उसमें लगातार 7वीं बार किसने टॉप किया है? इंदौर ने। इंदौर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पहले भी अगर उनको पता होगा कि लगातार स्वच्छता में इंदौर जो है वो हर साल टॉप करता है। तो इस बार लगभग 7वीं बार इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप किया है। लेकिन इस बार क्या है कि इंदौर अकेला नहीं है टॉप 1 पे। इंदौर के साथ साथ कौन है? सूरत। 1 लाख से ज्यादा आबादी में इंदौर के साथ साथ सूरत भी इस बार शेयर कर रहा है फर्स्ट पोजीशन। तो याद रखेंगे, इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे, और साथ के साथ में इंदौर के साथ साथ दूसरा कौन सा है? सूरत। देखिए, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, साथ में कई बार होता है कि शहरों को अरेंज करने के लिए आ जाता है, उनका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड फोर्थ मैक्सिमम 5th तक जाता है। लेकिन इतना याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कम से कम 3 तो याद रखें। तो पहले नंबर पे आपका आ गया इंदौर, साथ के साथ सूरत। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले देश है, शहर है। उसके बाद इंदौर फर्स्ट, ये दोनों ही फर्स्ट पे है। उसके बाद आता है नवी मुंबई, फिर आता है आपका विशाखापट्टनम, और फिर आता है भोपाल। तो कम से कम ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। कई बार ये भी पूछ देता है कि टॉप 10 में इनमें से कौन से शहर नहीं है। तो एक बार आप सरसरी निगाह से इस पूरे जो ऑप्शन है, ये पूरे जो पॉइंट्स हैं, उनको देख लेंगे कौन कौन से शहर हैं। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद और पुणे। ये टॉप 10 में शहर हैं जो स्वच्छता रैंकिंग में 1 लाख से अधिक आबादी, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे 1 लाख से कम आबादी वाले हैं वो अलग है। तो ये 1 लाख से अधिक आबादी में आपके टॉप 1, 2, 3 कौन है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल तक आप कम से कम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी हमने देखा 1 लाख से अधिक, अब हम देख लेते हैं 1 लाख से कम आबादी में। तो 1 लाख से कम आबादी में कौन से शहर हैं जो फर्स्ट पे आए हैं? तो सासवड़ जो है, एक महाराष्ट्र का जो शहर है सासवड़, वो 1 लाख से कम आबादी में फर्स्ट पोजीशन पे। 1 लाख से अधिक आबादी पूछे तो इंदौर, सूरत आपका आएगा, 3rd पोजीशन पे नवी मुंबई, 4th पोजीशन पे विशाखापट्टनम। और यहाँ पर 1 लाख से कम आबादी में देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है सासवड़। उसके बाद आएगा आपका पाटन, ये छत्तीसगढ़ का एक शहर है पाटन। उसके बाद लोनावला महाराष्ट्र, फिर कराड़ महाराष्ट्र और पंचगनी महाराष्ट्र। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको दिख रहा होगा कि टॉप 5 जो है 1 लाख से कम आबादी में, उसमें 4 जो शहर हैं वो महाराष्ट्र के हैं। तो क्या पता इसमें से पूछ दे आपको ऑप्शन देके कि इनमें से कौन जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण से श्रेणी में महाराष्ट्र से शामिल है या नहीं है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र छत्तीसगढ़ का पाटन जो है वो टॉप 5 में है, और बाकी जो 4 हैं वो महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन से? सासवड़, लोनावला, कराड़ और पंचगनी। तो ये हो गए आपके 1 लाख से कम जनसंख्या वाले। मेरी स्पीड के साथ जिसको भी प्रॉब्लम हो वो अपने साथ सेटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, लेकिन टाइम को देखते हुए मुझे इन चीज़ों को जल्दी ख़त्म कराना है, तो मैं उसको भी ध्यान में रखकर चल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, अभी तो हमने शहरों के बारे में रैंकिंग देखी थी कि टॉप
वन पे कौन है 1 लाख से अधिक आबादी में, शहरों की बात की थी। अब हम राज्यों की ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किस राज्य ने टॉप किया है। तो ऐसे तो हमने देखा कि इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे था। इंदौर के साथ साथ कौन था, सूरत। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, इंदौर और सूरत, ये जो दो थे वो शहरों में टॉप पर थे। लेकिन ये बात थी शहर की, अभी हम बात कर रहे हैं राज्यों की। तो राज्यों में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन पे स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में कौन रहा है, ये रहा है आपका महाराष्ट्र। तो ये फंसाने के लिए आ सकता है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लगातार 7वीं बार अगर इंदौर टॉप कर रहा है तो ओवरऑल स्वच्छता में शहर राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश टॉप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मध्य प्रदेश ना होकर के महाराष्ट्र है। तो राज्यों की जब बात की जाएगी तो स्वच्छता श्रेणी में राज्यों में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, महाराष्ट्र की फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे है आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है आपका ओडिशा और फिफ्थ पे है आपका तेलंगाना। कम से कम राज्यों में ये टॉप 5 तो याद रखिएगा, शहर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन राज्य के क्रम में तो आप याद रख ही सकते हैं। तो याद रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे है महाराष्ट्र, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और तेलंगाना। आप मैप भी देखेंगे जब भी, तो यहाँ पे अगर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद यहाँ बगल में ओडिशा आ गया, उसके नीचे आपका तेलंगाना आ गया, यहाँ पर एमपी है और इधर को आपको महाराष्ट्र। तो ये पास में लगे हुए हैं एक साथ। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना। ये हो गई आपकी स्वच्छता सर्वेक्षण का पूरा टॉपिक। अभी हमने उसमें ये भी देखा था कि कुछ 4477 शहर थे, उसमें हमने ये भी देखा था कि 88 जो है वो गंगा किनारे बसे शहर भी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश खुद गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि गंगा किनारे बसे शहरों में वो टॉप 5 कौन है जिन्होंने टॉप किया है। तो देख लेते हैं गंगा किनारे बसे शहरों की रैंकिंग। सबसे पहले आता है वाराणसी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद प्रयागराज, बिजनौर, फिर एकमात्र देखिए उत्तराखंड फोर्थ पोजीशन पे है, हरिद्वार, और फिर आ जाता है आपका कन्नौज। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो यूपी आपका गंगा किनारे बसा हुआ, उसमें भी यूपी के जो 4 शहर हैं वो आपके टॉप 5 रैंकिंग में है। केवल एकमात्र हरिद्वार है उत्तराखंड का जो कि 4th पोजीशन पे है। तो यूपी के कौन से 4 हैं, कभी आपको ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण में नहीं है। तो आपको ये यूपी के कम से कम 4 शहर पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं, यूपी में वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर और कन्नौज, ये 4 यूपी के शहर हैं जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर है, और एकमात्र हरिद्वार जो है वो 4th पोजीशन पे। तो ध्यान रखेंगे, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और फिर कन्नौज, ये हुए आपके गंगा किनारे बसे टॉप 5 शहर। अब हम देखते हैं कि हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ 61 छावनियां भी थी। तो इन केस अगर छावनियों में पूछ दे कि किसने टॉप किया, तो मध्य प्रदेश का जो महू छावनी है इसने ओवरऑल स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो ध्यान में रखेंगे मध्य प्रदेश का महू छावनी। अब हमने इसमें देख लिया कि कौन कौन से राज्यों ने और शहरों ने टॉप किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपी की परीक्षा के लिए, उसको भी देख लेना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 लाख से अधिक आबादी में यूपी के कितने शहर हैं। लगभग 20 शहर यूपी के शामिल हैं। 1 लाख से अधिक आबादी की बात की जाएगी तो यूपी के 20 शहर हैं। इनमें सबसे अच्छा रैंक किसका है, नोएडा का, 14th पोजीशन पे है नोएडा। टोटल 20 शहर यूपी के 1 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छता रैंकिंग में शामिल है। इसमें आता है गाजियाबाद, बाद में नोएडा के बाद आता है, 38वां स्थान है। उसके बाद अलीगढ़ को मिला है 40वां स्थान। फिर वाराणसी है 41वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा, वाराणसी गंगा शहरों में पहले नंबर पे है, लेकिन ओवरऑल जब शहरों की बात की जाएगी तो वाराणसी 41th पोजीशन पे है। ये हम उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो नोएडा 14th प्लेस पे है, फिर गाजियाबाद आ जाता है, देन आपका आ गया अलीगढ़ 40वां, फिर आपका वाराणसी, उसके बाद लखनऊ और फिर फिरोजाबाद, और लास्ट में आपका आ गया प्रयागराज 71वें नंबर पे। तो सीक्वेंस में इसको आप 2-3 बारी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जब आप ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये है, उनका सीक्वेंस ये है। तो 1-2 बार आप उसको खुद से भी पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि चंडीगढ़ जो शहर है उसको सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का
क्या मिला है, खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित सफाई मित्र से आप लोग जो मैनुअल स्कीवेंजिंग का काम होता है, जो गंदा मैला ढोने वाले लोग या साफ करने वाले लोग होते हैं, उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखकर चंडीगढ़ जो है एक मॉडल के रूप में आया है। ये सबसे हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है सफाई मित्रों के लिए, ताकि उनकी जीवन की रक्षा हो सके। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है इस स्वच्छता रैंकिंग में। तो ये पूरा टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे एग्जाम पे, मैंने उसको बताया है। आप लोग इसको 2-3 बार और पढ़ेंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि इसमें कुछ एक गीत भी लॉन्च हुआ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छता को लेकर के एक गीत आपने देखा होगा कि जब आपकी कचरा ले जाने वाली जो गाड़ियाँ आती है उसमें एक सॉन्ग बजता होता है। तो इस बार भी एक नए गीत का जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए गीत का जो विमोचन किया गया है 2024 के लिए। इस गीत का शीर्षक क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इस शीर्षक को ध्यान में रखेंगे, बन सकता है ये क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो गीत है उसका शीर्षक क्या है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको गाया किसने है, तो इसके गायक है कैलाश खेर। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, पीएम जनमन। थोड़ा फास्ट जाएंगे। पीएम जनमन क्या है, जनमन से पता चल रहा है कि ये जन यानी कि जनजाति से रिलेटेड है। तो जनजातियों के लिए एक नई ये मुहिम लेकर आई है हमारी भारत सरकार। ये कौन सी जनजाति, अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए। तो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो स्टेटमेंट बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो ये लगभग 10.45 करोड़। तो 10.45 करोड़ जो है टोटल अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से कितने, हमारे जितने राज्य हैं उसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 10.45 करोड़ जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। अब देख लेते हैं कि इन जनजातियों में एक पीवीटीजी समूह होता है, जो अति सुभेद्य जो समूह होता है, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, लगभग 75। तो लगभग 75 अति सुभेद्य जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको शामिल किया गया है इसमें। और विशेष रूप से इनको संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इनको क्या है, अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक जो है अच्छी जिंदगी दे, सामाजिक आर्थिक स्कीम्स का उनको फायदा हो सके, उनकी स्थिति और सुधरे, इस पर फोकस होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पीएम जनमन योजना लाई गई है। कौन लेकर आया है इस बार, देखिए कि जो हमारी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपने बजट भाषण 2023-24 में इसके बारे में बात की थी कि हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे। उसको ध्यान में रख करके इसको लागू किया गया है। लगभग राशियां कई बार पूछ ली जाती हैं आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में। तो 1500 करोड़ रुपए की राशि, 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि उपलब्ध कराने की इसमें मांग की गई, इसमें घोषणा की गई थी इस बजट में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस मिशन के अंदर होगा क्या, तो इस मिशन में जो है पीवीटीजी परिवार जो है उनको सुरक्षित आवास मिले, स्वच्छ पेयजल मिले, स्वच्छता हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पोषण, सड़क जैसे मतलब जो भी बुनियादी जो ढांचा है एक होना चाहिए अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, उन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है इस पीएम जनमन योजना में। 15,000 करोड़ रुपए की ये पूरी बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ये पूरी योजना है। तो ध्यान रखेंगे पीएम जनमन के बारे में। अब पीएम जनमन के बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया, अब हम उसके रिलेटेड कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं। तो लगभग 220 जिलों में इसको लॉन्च किया जा रहा है। 22,500 से अधिक जो बस्तियां जो 220 इन जिलों में रहती हैं, कौन है ये, अनुसूचित जनजाति है, उसमें भी कौन है, ये पीवीटीजी है, अति सुभेद्य जो जनजातियां हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। मैंने पहले बता दिया कि इसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियां शामिल हैं। कब इसको लॉन्च किया, कब इसको किया गया, तो 25 दिसंबर 2023 से जो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय है, मंत्रालय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने इस पीएम जनमन योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की थी। तो ये एक डेट भी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया, पीएम जनमन बजट में इसकी चर्चा हुई। साथ के साथ 25 दिसंबर को केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने इन पीवीटीजीज के लिए पीएम जनमन के तहत में एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी शुरुआत की। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी, तो आपको नमो से तो पता चल रहा है कि ये मोदी जी के नाम पर है नमो। ड्रोन दीदी कहने का क्या मतलब है? दीदी से यहाँ पर मतलब है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे ये संबंधित है। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उनकी महिलाएं जो है, उनमें काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए ये आया है ये पूरा SHG जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये नमो ड्रोन दीदी क्या है? इसमें हम उर्वरक बनाने के लिए हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको प्रेरित करें। देखिए, भारत उर्वरक के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो हम यहाँ पर देखिए, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उर्वरकों का उत्पादन भी करते हैं। साथ के साथ हमारे खुद की एक तो बड़ी आबादी है, किसान बहुत ज़्यादा कृषि पर, हमारे देश की 60% आबादी जो है कृषि पर डिपेंड करती है, खेती किसानी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ कंजप्शन भी जो है उर्वरकों का वो बहुत ज़्यादा है। तो हम दूसरे नंबर पे सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और दूसरे नंबर पे सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। तो हमारे मोदी जी का जो ये विज़न है कि बाहर से आयात करने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने यहाँ ही अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए इतनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन कर पाएँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन दीदी जो मिशन है ये पूरा चलाया गया। इसमें क्या किया जाएगा? लगभग 500 महिलाओं का एक ग्रुप है जिनको ये ड्रोन्स बांटे जाएंगे। उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको की ट्रेनिंग दी जाएगी पहले, और वो महिलाएं क्या करेंगी? जा करके ड्रोन बनाने का उनको अपनी अन्य जो साथी महिला होंगी उनको सिखाएंगी, साथ के साथ में उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए उनको प्रेरित करेंगी। चलिए, तो अब इसमें देख लेते हैं कि इस पूरा एक टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया है? 29 नवंबर 2023 को। अभी आपने आरओ का एग्जाम देखा होगा, मंथ भी पूछा गया है। कई बार हम स्किप कर देते थे कि मंथ कौन पूछता है, डेट तक तो ठीक था, लेकिन कभी कभी मंथ भी पूछ लेता है। तो मंथ को भी ध्यान में रखेंगे। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को मोदी जी ने देखिए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी किया है। तो जो मैंने बताया ड्रोन बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके तहत में 30 नवंबर को मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। केंद्रीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि पूरी फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार देने वाली है। दो तरह की योजनाएं होती हैं, एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित जो योजना होती है उसमें क्या होता है? प्रायोजित मतलब कि कोई अन्य भी सहायक होता है फंडिंग के मामले में या अदर जो टेक्नोलॉजीज के मामले में। तो प्रायोजित में क्या होता है? केंद्र भी आ जाता है और साथ के साथ राज्य भी आ जाता है। लेकिन ये क्या है? नमो ड्रोन दीदी जो योजना है इसमें यह केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार जो है वो पूरी फंडिंग दे रही है। इस योजना के लिए 2024-25 से लेकर के 25-26 की अवधि के लिए लगभग 1261 करोड़ रुपए देने का निर्धारित किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ये पूरी योजना कब से कब तक चलने वाली है? 2024-25 से लेकर के 25-26 तक ये पूरी योजना चलने वाली है। इसमें लगभग 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह होंगी, जिनमें से कुल 500 को ये ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ड्रोन को किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए क्या किया जाएगा? किराए पर दिए जाएंगे। तो ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी जो ड्रोन बनाएंगी, उनको उपयोग कौन करेगा? जाहिर सी बात है किसानों के लिए ये बन रहा है, तो उनको किसान यूज करेंगे, तो किराए पर किसानों को ये दिया जाएगा। तो इससे दो चीजें हो रही हैं। देखिए, एक तो महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगी। साथ के साथ में उर्वरकों के क्षेत्र में जो हमारा विजन है वो भी हमारा पूरा होगा और किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। तो देखिए, 15,000 ड्रोनों में से पहले 500 ड्रोन उर्वरक कंपनियों के द्वारा दिए जाएंगे। महिलाओं को उसमें चलाने के लिए और उसको बनाने के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनको बांटा जाएगा किसानों को। चलिए, अब आगे चलते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। देखिए, चुनाव से कई बारी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी रिसेंट में हुए हैं ये, और ये ट्रेंड रहा है आयोग का कि लगभग 5-6 महीने, मैक्सिमम 4 मंथ रिसेंट वाले,
जैसे कि अभी मार्च में एग्ज़ाम है तो आपका मिड फरवरी से लेकर के फरवरी, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, वहाँ तक का तो करंट पूछता ही है, कभी 1-2 महीने पीछे भी चला जाता है, तो कम से कम 6-7 महीने का तो करंट आपको अच्छे से होना ही चाहिए। तो ये अभी रिसेंट में ही चुनाव हुए हैं यहाँ पर नवंबर दिसंबर के टाइम में, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत और कौन से एक्ट के तहत। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172(1) के साथ अनुच्छेद 324, जो ये अनुच्छेद 324 है, ये क्या है, चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसी के तहत में हमारे यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत में ये हुआ है पूरा चीज़। अब देख लेते हैं कि कौन से 5 राज्य वो हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 राज्य कौन से उनसे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना 5 राज्यों में जो हुए आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ये चुनाव होते हैं, स्टेट्स होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा होगा, तो उसमें राज्य और उनके सीट्स पूछ ली जाती हैं कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो यहाँ से हम सीट्स भी देखेंगे, साथ के साथ हम सीएम कौन बना है इस पर भी एक नज़र डाल लेंगे, और हम तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। साथ के साथ अभी आपने देखा कि नमो जो महिलाओं के लिए आपका शक्ति वंदन करके आरक्षण देने के लिए महिलाओं को चुनाव में जो एक नई एक्ट आई है, तो इस बार इन 5 विधानसभा चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाए। तो महिलाओं को कितनी सीट मिली, क्या उनकी संख्या, क्या उनकी भागीदारी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी सीट, 90 विधानसभा सीट, उसको ध्यान में रखेंगे, जिनमें से 10 आपकी अनुसूचित जातियों के लिए और 29 अनुसूचित जनजातियों के लिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ज़्यादा जो है वो अनुसूचित जनजाति ट्राइबल्स आबादी वाले जो राज्य हैं, तो 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं, एससी के लिए हैं, और 29 सीटें आपकी एसटी के लिए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कितने चरण में चुनाव हुआ, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। देख लीजिए 7 नवंबर को ये पूरा मतदान, 17 नवंबर को ये पूरा मतदान जो है वो संपन्न हुआ था, पहला 7 में, दूसरा 17 में। अब हम इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि लगभग कितने प्रतिशत वोट हुए। तो 76.31%। मैं पूरे टॉपिक्स में, चूँकि इसको कम समय में जल्दी से कंप्लीट कराना है, तो मैं बिल्कुल उन्हीं टू द पॉइंट चीज़ों पे चल रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते हुए टू द पॉइंट चल रहे हैं। आप अपनी बुक रखिए सामने, उसमें हाईलाइट करते चलिए मैं जिन पॉइंट्स को बता रही हूँ, फिर आप अपनी सेकेंड रीडिंग में लेंगे, कुछ एक आध जो पॉइंट से छूट जाएंगे या कुछ मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन एरर्स तो होते ही हैं, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए इस बार एक शुभंकर रखा गया था, तो हो सकता है कि ये शुभंकर पूछ लिया जाए। तो चुनई जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुभंकर था। ये पूछा जा सकता है कि चुनई किस विधानसभा का शुभंकर था, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से ये रिलेटेड है। चुनई कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो लगभग 76.31% यहाँ पर मतदान हुए। परिणाम कब आया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 दिसंबर को। जीता कौन है, तो बीजेपी आई है, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को हरा करके बीजेपी आई है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है महिलाएं कितनी हैं टोटल, तो 19 महिलाएं जो है वो टोटल इस बार 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 54 सीट्स जो है वो बीजेपी को मिली हैं। और कितनी महिलाएं चुनी गई हैं विधायक, तो लगभग 19 महिलाएं इस बार निर्वाचित हुई हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि जो सीएम कौन बने हैं। तो सीएम आपके बने हैं विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी जो है वो छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं। कितने नंबर के, कौन से नंबर के, तो ये 4th, चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, विष्णुदेव साय जी। ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। 4th पोजीशन है ओवरऑल सीएम के मामले में, और नाम क्या है इनका, विष्णुदेव साय जी। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक चुने गए हैं।
अन्य जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। तो इन 2 नामों पे भी एक सरसरी निगाह डाल लेंगे। और जो रमन सिंह जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी, तो उनको बनाया गया है विधानसभा अध्यक्ष। तो हमने क्या बताया कि 76% के करीब में मतदान हुए, 19 महिलाओं की इसमें भागीदारी रही, 19 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। विष्णुदेव साय जी हैं जो वो सीएम बने हैं, 4th पोजीशन के, वो 4th नंबर है उनका ओवरऑल। आदिवासी मुख्यमंत्री के मामले में पहले वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के। और साथ के साथ विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। यही जो चीजें हैं वो आपको पूरे 5 स्टेट्स के मामले में देखनी है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, फिर भी जो पार्टी रूलिंग है और बीजेपी है, तो फिर देख लीजिए कि 54 सीट मिली और लगभग 46.27% इनको वोट मिला। चलिए, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी, टोटल 230। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कितनी सीटें थी, लगभग 90 सीट थी छत्तीसगढ़ में, टोटल 90 विधानसभा सीटें थी। एमपी में कितनी है, तो एमपी में 230 विधानसभा सीटें हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, सीटों का मिलान करने के लिए आता है तो ये नंबर्स याद करने बहुत ज़रूरी है। इसमें भी कितने हैं, 47 जो है आपके ट्राइबल्स हैं और 35 जो है वो अनुसूचित जाति हैं। तो 35 आपकी एससी सीट हैं और 47 जो है वो एसटी सीट्स हैं इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। ये भी 17 नवंबर को संपन्न हुआ है। टोटल कितने परसेंट वोट हुए हैं, लगभग 77.15% वोट हुए हैं। और इनमें ये 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव था मध्य प्रदेश का। अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, तो लगभग 27 महिला विधायक इसमें निर्वाचित हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी थी, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में 19 थी, 19 जो फीमेल्स थी वो निर्वाचित हुई थी। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और एमपी में कितनी हुई है, तो लगभग 27 महिला जो है विधायक वो निर्वाचित हुई हैं। कौन बने हैं सीएम, तो मोहन यादव जी बने हैं एमपी के सीएम। ठीक है, और देख लेते हैं कि 2 डिप्टी सीएम कौन कौन से हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और मोहन यादव जी जो हैं वो एमपी के सीएम चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम हाँ आपने पहले सुना होगा, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को बनाया गया है विधानसभा अध्यक्ष। कहाँ का, एमपी का। छत्तीसगढ़ का कौन था विधानसभा अध्यक्ष, रमन सिंह। ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर भी जो जीता कौन है, बीजेपी जीती है लगभग 163 सीटों के साथ और 48.55% इनको वोट मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम विधानसभा सीट। जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होते हैं वो अलग से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, साउथ के स्टेट हो गए, अगर ओवरऑल आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो कैरिबियन द्वीप होते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में जो पैलिनेशियन द्वीप हैं और यूरोप की कुछ छोटी कंट्री साथ के साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज होती, ये सारे बहुत ही गुमनामी में जीने वाले जो छोटे बहुत स्टेट्स हैं जो अभी उभर नहीं पाए हैं, जिनका पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम मिजोरम विधानसभा को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक हिस्ट्री भी बनी है, उसको भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं। 40 सीटें जो हैं वो टोटल मिजोरम में हैं। इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि मिजोरम में लगभग 40 सीट हैं, जिनमें से 39 सीट जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, देखिए 40 सीट्स तो ओवरऑल है और उनमें से भी 39 किसके लिए है, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पर चुनाव हुआ कब था, मतदान हुआ था 7 नवंबर को। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वोट कितने। तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाए तो अभी कम विकसित है ऐसा, और वहाँ पर इलेक्शन कितने परसेंट हुआ है, 80.66%। तो 80%, 80.66% जो है वो वहाँ पे चुनाव हुआ है। जीता कौन है, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी जो है वो जीत कर आई है। कितनी सीटें मिली हैं उनको, 27 सीटें मिली हैं, जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो नेता हैं वो पहले एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, सर्विस छोड़ी, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई और फाइनली वो यहाँ पर जीत कर आए हैं। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी जो है वो मिजोरम में जीती है।
2019 में मिजोरम पीपुल्स जो पार्टी है एक क्षेत्रीय दल बन करके सामने आई थी। 2019 में उसने अपना एक जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी यहाँ मिजोरम की राजनीति में, और फिलहाल ये इस बार सीएम बने हैं। तो ध्यान में रखेंगे कितनी महिलाएं यहाँ पर निर्वाचित हुई हैं, तो लगभग 3 महिलाएं जो है वो निर्वाचित हुई हैं। कहाँ पर? मिजोरम विधानसभा में। 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद ये पहला अवसर है जब एक से अधिक महिलाएं इस विधानसभा चुनाव में जीती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट अपने आप में बन सकता है, क्या ये सही है या गलत है, ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है। तो ध्यान में रखेंगे कि 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मिजोरम में एक से अधिक जो महिलाएं हैं वो चुनाव जीत करके आई हैं मिजोरम विधानसभा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अब देख लेते हैं कि 40 वर्षों में ये पहला अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी जीत कर आई है। मतलब 40 साल की हिस्ट्री में पहले क्या होता था, या तो ये मिजो नेशनल फ्रंट जीतती थी या तो फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जीतती थी। लेकिन 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अन्य पार्टी जो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है वो जीत करके आई है। तो मिजोरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि पहली महिला कैबिनेट कौन बनी है मिजोरम की। तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो बनी है उनका नाम है लालरिनपुई मिजोरम। ये लालरिनपुई मिजोरम जी है जो मिजोरम की ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? लालरिनपुई। इनको ध्यान में रखेंगे। और ये ऐसा करने वाली, मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला है। मंत्री बनने वाली तीसरी हैं और कैबिनेट मंत्री बनने वाली लालरिनपुई जो है वो पहली महिला है मिजोरम की। सीएम कौन बने हैं? तो सीएम बने हैं आपके लाल धूमा जी, जिनके बारे में मैंने बताया कि पहले ये सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। तो लाल धूमा जो है वो सीएम बने हैं मिजोरम के। ये क्या है? पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अभी देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में भी इनको तैनात किया गया था। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। 1984 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और अब फाइनली ये मिजोरम के सीएम बन गए हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अब अगला देखते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। 5 राज्यों में ये चौथा राज्य है। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ देखा, मध्य प्रदेश देखा, मिजोरम देखा, अब हम राजस्थान चुनाव के बारे में देख रहे हैं। तो राजस्थान में टोटल कितनी सीट्स हैं? 200 सीट है टोटल राजस्थान में। इसमें से 34 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए हैं, 25 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो ध्यान में रखेंगे इन जो नंबर्स हैं इनको 2-3 बारी पढ़ेंगे कंपैरिजन करके, चाहे तो आप एक शीट बना सकते हैं खुद की और फिर इसमें लिख सकते हैं 34 एससी सीटें और 25 जो है वो एसटी सीटें हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ पे चुनाव कब हुआ है? 25 नवंबर को चुनाव हुआ है। लगभग कितने % की वोटिंग हुई है? तो 74.62% की यहाँ पर वोटिंग हुई है। जैसे हमने देखा था कि 16वीं विधानसभा के लिए एमपी के लिए चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे 16वीं विधानसभा राजस्थान के लिए भी चुनाव हुआ है। 200 सीटों में से टोटल 199 विधानसभा सीटों के लिए ही चुनाव हो पाया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जीता कौन है? तो वहां पे जो सीएम जो बने हैं उसको देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि 200 में से 199 पे ही क्यों चुनाव हुआ। तो राजस्थान के जो श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा के जो एक नेता थे, कौन? गुरमीत सिंह कूनर। इनका इलेक्शन से जस्ट पहले ही देहांत हो गया, इसलिए यहाँ पर 199 सीट्स पर ही चुनाव हो पाए। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, गुरमीत सिंह कूनर जी को। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती यहाँ पर। तो बीजेपी जीत कर आई है, नन अदर देन बीजेपी। इसमें टोटल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 20 महिलाएं यहाँ पर निर्वाचित हुई थी राजस्थान चुनाव में। सीएम कौन बने हैं? तो भजन लाल शर्मा जी यहाँ पर सीएम बने। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी, एमपी के सीएम बने आपके मोहन जी, और यहाँ पे राजस्थान के सीएम बने हैं भजन लाल जी। मिजोरम के कौन बने हैं? लाल धूमा जी। 4 स्टेट्स मैंने बताए, चारों के नाम लगभग आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। तो भजन लाल शर्मा जी यहाँ के सीएम बने हैं। कहाँ से जीते? तो ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ये जीते हैं और पहली बार जो है कि शर्मा जी जीते भी हैं और सीधे के सीधे विधायक बन गए और अब सीएम बन गए।
साथ के साथ में डिप्टी सीएम कौन बनी है, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी डिप्टी सीएम बने हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वासुदेव देवनानी जी जो है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वासुदेव देवनानी जी का नाम भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कितनी सीटें लेकर आया। तो कौन कितनी सीटें लेकर आया, जो रूलिंग पार्टी है जिसने जीता है, विनिंग पार्टी जो है वो है बीजेपी, और इसको लगभग टोटल 115 सीटें मिली, 115, और कितने परसेंट वोट्स मिले हैं, तो 41.69% वोट मिले हैं। चलिए अब हम 5 राज्यों में सबसे अंतिम राज्य देख रहे हैं, कौन सा, तेलंगाना विधानसभा चुनाव। तेलंगाना में कितनी सीटें, लगभग 119 सीटें। अभी हम देखेंगे सभी राज्यों का एक बार से, फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। तो तेलंगाना विधानसभा सीट 119 सीटें यहाँ पर थी, इनमें से 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है, इसको ध्यान रखेंगे, और 12 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, कब यहाँ पे चुनाव हुआ, तो 30 नवंबर को यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ। लगभग कितने परसेंट की वोटिंग हुई है, तो 71.34% की यहाँ पर वोटिंग हुई है। आगे चलते हैं कि तीसरी तेलंगाना विधानसभा का ये चुनाव था। जानते हैं ये सब, सभी को पता होगा कि 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है। तो जब से ये फॉर्मेशन हुआ है तेलंगाना का, उसके बाद से ये तीसरा विधानसभा का जो था चुनाव था। ठीक है, अब ये जीता कौन है, तो भारत राष्ट्र समिति पार्टी को हरा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई है। कहाँ पे, तेलंगाना में। बाकी 4 जगह में खाता नहीं खुला है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में जीत करके आई है। 119 सीटों में से 64 सीटें जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हैं, लगभग 53.78% की वोटिंग उनको प्राप्त हुई है। तेलंगाना में टोटल कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, तो लगभग 8। तो टोटल 8 महिलाएं जो है वो तेलंगाना विधानसभा में चुन करके विधायक बन करके आई है। कौन बने हैं सीएम, तो अनुमुला रेवंत रेड्डी, जो रेवंत रेड्डी जी है वो तेलंगाना के नए सीएम बने हैं, और ये ऐसा बनने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। 3 तो विधानसभा चुनाव हुए हैं, और तीसरे विधानसभा चुनाव में जो अनुमुला रेवंत रेड्डी जी है वो दूसरे सीएम है व्यक्ति के मामले में देखा जाए तो। तेलंगाना के ये कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो उप मुख्यमंत्री इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएम का नाम याद होना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव, क्या है, अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जो निर्णय आया है। देखिए 370 जब 2019 में हटा था, तो उसके लिए याचिकाएं दायर की गई थी कि ऐसा करना वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता का हनन है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इससे संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा था, तो उस पर कोर्ट ने अपनी फाइनल वर्डिक्ट दी है कि ऐसा गलत कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो प्रोविज़न के थ्रू हुई हैं, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हुई हैं। तो इसको ध्यान में रख करके अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपने बार बार पढ़ा होगा, सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि अनुच्छेद 370 क्या है और फिर अनुच्छेद 35A क्या है। तो सब लोग इसको जानते होंगे। इस टॉपिक को और ज़्यादा खींचने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, जो स्मरणीय तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये वर्डिक्ट कब आया है। तो डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 11 दिसंबर 2023 को ये पूरा वर्डिक्ट आया है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसने आर्टिकल 370 और जो है 35A को क्या किया, निरस्त करने को बिल्कुल वैध ठहराया है कि कोई भी इसमें असंवैधानिक काम नहीं हुआ है, जो भी सरकार ने किया है बिल्कुल सही किया है। अब देख लेते हैं कि इन 5 जजों की बेंच में था कौन कौन। तो 5 जजों की बेंच में थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जो कि हमारे CJI हैं। तो चंद्रचूड़ जी के साथ और कौन लोग थे, तो SK कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। तो DY चंद्रचूड़ जी के साथ कौन कौन से शामिल थे, SK कौल जी शामिल थे, आपके जस्टिस खन्ना जी शामिल थे, BR गवई जी शामिल थे, और साथ के साथ सूर्यकांत जी शामिल थे इन 5 जजों की बेंच में। और 5 अगस्त ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कब निरस्त हुआ था ये 370 कब हटा था। तो अनुच्छेद 370 जो है वो 5 अगस्त 2019 को ये हटा था।
उसको अभी केंद्र जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने क्या किया है, वैध ठहराया है। इतना इम्पोर्टेंट था। चलिए, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, इस टॉपिक को आप एक बार और पढ़ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए हाल ही में एक नया संशोधन विधेयक आया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कब आया है, तो 11 दिसंबर 2023 को ही भारत की संसद ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया है। और जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तरह ही दर्जा मिले, वहाँ पर भी बाकी राज्यों की तरह विकास हो सके, वहाँ के नागरिकों को बहुत सारी बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं जो उनकी जीवन गुणवत्ता को बढ़ा सके, उस वो सारे अवसर मिले, इसके लिए एक नया जम्मू कश्मीर विधेयक पारित हुआ है। तो डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है 11 दिसंबर 2023 की। चलिए ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं कि अभी हमने ही देखा विधेयक के बारे में, तो इसमें एक बहुत ही खास चीज़ की गई है, क्या बदलाव किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो सीटें हैं वो क्या कर दी गई हैं, अब बढ़ा करके 83 से बढ़ा करके 90 कर दी गई हैं। तो ये याद रखेंगे इसको कि 83 से अब 83 से बढ़ करके जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें कितनी हो गई है, 90 हो गई है। साथ के साथ में जो पीओके वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, उसके लिए भी 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहाँ पर भी चुनाव होते हैं जो हमारी भारत के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पर भी 24 सीटें अलॉट की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा विधेयक इम्पॉर्टेंट, उसमें क्या है, डेट्स, हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आया कब है, पहला तो एक आया था 2019 में, ये दूसरा कब आया है, तो 12 दिसंबर को ये पारित हुआ है लोकसभा से। याद रखेंगे, लोकसभा से कब, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर लोकसभा से, एलएस से। उसके बाद 18 दिसंबर को ये पारित हो गया आपके राज्यसभा से। तो ये डेट्स कई बार पूछी जाती हैं और कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है कि 18 दिसंबर था लोकसभा या राज्यसभा, तो डेट्स को याद में रखेंगे। तो 12 और 18 को याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट था 83 से बढ़ा करके सीट कितनी कर दी गई है, 90 सीट कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं एक नया टॉपिक, क्या है, मेरा युवा भारत। अभी जैसे हमारा विज़न है, मोदी जी का विज़न है, मोदी जी का विज़न है तो हमारा भी विज़न है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का विज़न तो हमारा होना ही चाहिए। तो 2047 जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, विकसित भारत करके एक मुहिम चल रही है। इसको ध्यान में रख करके जो ये पूरा अमृतकाल अभी चल रहा था, उसमें एक ये मेरा युवा भारत करके एक मुहिम को लॉन्च किया गया। तो जब 15 अगस्त 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, किस चीज़ की, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और वहाँ से लेकर के 70वीं वर्षगांठ यानी कि टोटल 25 वर्ष की अवधि को क्या घोषित किया गया था, अमृतकाल। मतलब 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस थी, वहाँ से लेकर के अगले 25 साल तक ये पूरा आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। तो इस अमृतकाल में, ये अमृतकाल को मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं को समर्पित किया है। तो इसको ध्यान में रख करके, भूमिका युवाओं की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख करके क्या किया गया है, 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ये मेरा युवा भारत मुहिम लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा कि जो ग्रामीण युवा है, जो शहरी युवा है, उनको क्या किया जाएगा, एक मंच पर लाया जा सके, उनका जो है सर्वांगीण विकास किया जा सके, उनको कौशल सिखाई जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये मेरा युवा भारत जो है पहल लाई गई है। लॉन्च कब किया गया है इसको, तो लॉन्च किया गया है 31 अक्टूबर 2023। अब 31 अक्टूबर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्या है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती। तो 31 अक्टूबर को ये पूरा लॉन्च किया गया है। एकता दिवस के अवसर पर कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली से इसको
लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखेंगे। किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय लॉन्च किसने किया है? मंत्रालय पूछ लिया जाता है, कई बार स्टेटमेंट में फंसाने के लिए दे देता है कि ये संस्कृति मंत्रालय का भी हो सकता है, ये गृह मंत्रालय का भी हो सकता है। तो ये याद में रखेंगे कि मेरा युवा भारत जो है वो खेल मंत्रालय की एक पहल है। तो यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्यों, तो युवाओं के विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको और आगे लाया जा सके ताकि हमारा जो देश है इस अमृत काल में और समृद्ध हो सके, उसके लिए ये पूरा जो है जाल बिछाया गया है कह सकते हैं, या फिर जो आप मेरा युवा भारत मुहिम देख रहे हैं इसको लाया गया है। तो डेट को इम्पोर्टेंस देंगे 31 अक्टूबर। इसमें कितने से कितने आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया, युवाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 15 से लेकर के 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये युवा की परिभाषा है, तो पूछ सकता है कि मेरा युवा भारत मुहिम के तहत युवा की परिभाषा में कितने आयु वर्ग के लोग आते हैं? तो 15 से 29 आयु वर्ष जो है उसको इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ किशोरों की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो विशेष रूप से किशोरों की श्रेणी में रखा गया है 10 से 19 आयु वर्ग के बच्चों को। तो अगर युवा श्रेणी की बात की जाए तो 15 से 29, और किशोर श्रेणी की बात की जाएगी तो 10 से लेकर के 19 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको युवा श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें एक टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, क्या? कि मेरा युवा भारत जो है वो एक फिजिटल मंच है। फिजिटल मतलब फिजिकल भी है और डिजिटल भी है, मतलब कि मनुष्य, व्यक्ति, युवा जो है वो खुद भी उपस्थित रहेगा, साथ के साथ में डिजिटली भी उपस्थित रहेगा। तो ये फिजिकल और डिजिटल का जो है वो कोलैबोरेशन कह लीजिए, इसको मिला करके बना दिया गया है फिजिटल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। इसी के अंतर्गत अभी हमने देखा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, अमृत काल चल रहा है ये पूरा। हम अगले 25 साल 2047 स्वतंत्रता की जो 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक हम ये पूरा अमृत काल चला रहे हैं। तो उसमें क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या किया गया? समापन किया गया है। जो 2022 में ये चालू हुई थी मुहिम, उसका अभी जो क्या है समापन किया गया है। कब? 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव हमने मनाया था 2022 में, 15 अगस्त 2022 को हमने मनाया था क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तभी हमने चालू किया था ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम, उसको अभी हमने समापन किया है। ठीक है, तो समापन किया है। अब इसको समापन किया, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान प्रति वर्ष 15 नवंबर को हमने गौरव जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्धारित किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सी डेट, 15 नवंबर जो है वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्धारित किया था इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में। एक तो ये, अब ये इम्पोर्टेंट है कि 15 नवंबर ही क्यों? तो 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जी हैं, जो गौरव जनजातियों के लिए एक क्या कहते हैं, धरती आबा जिनको बोला जाता था, एक महान भगवान की तुलना की जाती थी ट्राइबल्स में। तो बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती होती है 15 नवंबर को, तो उसको ध्यान में रख करके जनजातीय गौरव दिवस मनाने का रखा गया था। तो इस डेट को भी ध्यान में रखेंगे। इसी अवधि के दौरान क्या होता है, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, ये कौन थे? तो ये जो सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बेटे, तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के अवसर पर भी वीर बाल दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो 2 डेट इंपॉर्टेंट हो गई इस पूरे टॉपिक के अंदर। ऐसे तो देखा जाए 3 डेट इंपॉर्टेंट हो गई कि अमृत महोत्सव लॉन्च कब हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे, तो 15 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ। दूसरी डेट इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई? 15 नवंबर की, जब आप जनजाति गौरव दिवस मनाने का निश्चय किया गया हर साल। तीसरी डेट इंपॉर्टेंट हो गई वीर बाल दिवस मनाने की, कब मनाई जाएगी? तो प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साथ के साथ इस पूरे काल में एक और डेट इंपॉर्टेंट थी,
कौन सी? प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सबको पता है कि जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। भारत से ही वो टूट करके अलग हुआ, तो भारत और पाकिस्तान जो भारत का विभाजन हुआ उसको 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के रूप में मोदी जी ने इसको लास्ट ईयर तय किया था। तो इस पूरे टॉपिक से ये 4 डेट इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसको मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, तो इन चारों डेट्स को याद रखेंगे। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ये पूरा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसका समापन किया गया है। तो कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते कब है? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आधिकारिक तौर पर 12 मार्च 2021 को इस पूरे महोत्सव की शुरुआत की गई थी। फिर जो 15 अगस्त आया उसमें उसको उद्घोषणा की गई उस चीज़ की। तो अब ये फाइनली समाप्त हो गया है। इसके तहत एक काम किया गया था। क्या किया गया कि जब ये पूरा महोत्सव समाप्त हुआ तो कुछ मंत्रालयों को और कुछ राज्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। तो ये यहाँ से टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से टॉप राज्य थे या कौन से मंत्रालय थे जिनको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो पहले देख लेते हैं मंत्रालय और विभाग। पहले देखते हैं आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है वो है एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। ये यूटी ऊपर से ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये है जम्मू एंड कश्मीर। उस पे भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में इसका जो कुछ विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अब पूरे देश की नज़र यहाँ के लोगों के विकास के ऊपर ही, और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर जम्मू कश्मीर ने किया है ना तो ये सराहनीय बात है। तो ध्यान में रखेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन 3 राज्यों को पुरस्कृत किया गया है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है हरियाणा और राजस्थान। थर्ड पोजीशन पे सम्मिलित रूप से हरियाणा और राजस्थान है। फर्स्ट पे है आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद है आपका गुजरात और फिर है आपका हरियाणा और राजस्थान। ये तो रही राज्यों की बात। अब हम देख लेते हैं कि मंत्रालयों में किसने टॉप किया है। तो 3 मंत्रालय जो है, शीर्ष 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय, उसके बाद आपका रक्षा मंत्रालय और फिर आपका आता है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो ये विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन 4 मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया है। किसके तहत? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। कौन सा? एक तो है विदेश मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है रेल और उसी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो इन 4 मंत्रालयों के नाम याद रखेंगे, साथ के साथ में उन 4 स्टेट्स के नाम जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। ये पूरा इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकते थे वो हमने देखा। अब देख लेते हैं कि इसी समापन के अवसर पर एक ये छोटी सी स्कीम भी चालू की गई, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश क्या है? ये एक लोकाभिमुख कहने का मतलब है कि जनता को समर्पित एक क्या है? अभियान है। लोक अभिमुख यानी कि जनता की तरफ। तो मेरी माटी मेरा देश क्या है? भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर ये आयोजित किया गया। अब क्या है? यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का अभी हमने समापन किया उसके उपलक्ष्य में हमने ये मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं कि इसका आयोजन कब हुआ। तो 9 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरा चल रहा था प्रोग्राम। कौन सा? मेरी माटी मेरा देश। डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर, वही एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती। किसने चलाया ये पूरा? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, उसके साथ साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो इन दोनों मंत्रालयों के नाम भी याद रखिएगा। कौन से 2 मंत्रालय जुड़े हुए हैं मेरी माटी मेरा देश से? तो आपके एक तो हो गया खेल मंत्रालय और दूसरा हो गया युवा और खेल मंत्रालय और दूसरा हो गया संस्कृति मंत्रालय। तो ये पूरा 2 मंत्रालयों के नाम
साथ के साथ क्या किया गया है, यह अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम एक तो अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में चालू किया गया। कब चालू किया गया? 9 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक चला। इसमें क्या कौन से मंत्रालय शामिल थे? तो आपका युवा और खेल मंत्रालय, साथ के साथ संस्कृति मंत्रालय। और इसमें किया क्या जा रहा है? तो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे वीरों को, ऐसी वीरांगनाओं को इसमें श्रद्धांजलि दी गई है। और इस अभियान की एक टैगलाइन है, तो टैगलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। तो इस टैगलाइन को याद रखेंगे। इस अभी हमने जो प्रीवियस सबसे पहला टॉपिक देखा था स्वच्छता सर्वेक्षण वाला, उसमें एक स्वच्छता के लिए अभियान, स्वच्छ अभियान गीत जो था उसका क्या टैगलाइन था? उसका टैगलाइन, उसका शीर्षक था नया संकल्प है नया प्रकल्प है, जिसको किसने गाया था? कैलाश खेर जी ने। और यहाँ पर हम मेरी माटी मेरा देश का टैगलाइन देख रहे हैं, क्या है? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। मेरी माटी, तो माटी से याद रखेंगे, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। तो ये हुई आपकी अब तक की राष्ट्रीय परिदृश्यों में इतने टॉपिक्स। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक को देखते हैं, क्या है? नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ये जब मैं करंट अफेयर्स करा रही थी तभी भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल, नमो यानी कि मोदी जी के नाम पर है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए नमो भारत ट्रेन के बारे में कि ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक परियोजना है। मतलब कि जगह जगह पर ये क्या करेगी? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को, जो यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, इन शहरों से ये जोड़ने वाली है। लगभग पूरी, अभी जितना टाइम लग रहा है 2-2.5 घंटे तक में ये पूरा जो है वो सिमट जाएगा। साथ के साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 8 RRTS गलियारों का विकास करने की सिफारिश की गई है। तो हम क्या करेंगे? हम फैक्ट्स के ऊपर देखेंगे। हम ओवरव्यू तो दे ही रहे हैं आपको कि ये क्या है, एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, एक बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है जो क्या करेगी? दिल्ली और मेरठ, गाजियाबाद, इनके बीच के डिस्टेंस को कम करेगी। 8 गलियारे जो बनाने की इसमें बात कही गई है। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जो पहला कॉरिडोर है वो बनाया गया है गाजियाबाद में, साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक, लगभग 17 किलोमीटर तक का। मोदी जी ने उसको लॉन्च किया था, बैठे भी थे उसमें जा करके। तो हम उससे रिलेटेड देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो RRTS गलियारे हैं वो कहाँ कहाँ से गुजरने वाले हैं। इतना याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो ये 8 गलियारे जाने वाले हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम NNB, अलवर दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पल्लव, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद डमपुर और दिल्ली शाहदरा बड़ौदा। तो ये 8 गलियारे हैं, यहाँ से ये जाने वाला है। क्या है? 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद से लेकर के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो कॉरिडोर है उस पर ये रैपिड रेल को लॉन्च किया। डेट याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 2023। कहाँ से? गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक। कितने किलोमीटर की? तो लगभग 17 किलोमीटर की। फर्स्ट जो ट्रेन चली है वो 17 किलोमीटर तक की चली है, लेकिन ये पूरे 8 जो कॉरिडोर्स हैं इनकी लंबाई क्या है? पूरे दिल्ली कॉरिडोर, दिल्ली गाजियाबाद कॉरिडोर की और अगर लंबाई देखी जाए तो ये है 82.15 किलोमीटर। तो ये जो टोटल कॉरिडोर बनने वाला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, वहाँ पर उसकी लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर। और इसमें पहला जो इनिंग चालू हुई है वो कितने किलोमीटर की हुई है? तो साहिबाबाद से दुहाई 17 किलोमीटर तक की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है। इसकी स्पीड कितनी है? तो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रहेगी इस ट्रेन की। अब जाके बैठिएगा इसमें, एक बार आनंद जरूर लीजिएगा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलने वाला है। तो चलिए अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, गांगेय डॉल्फिन के बारे में। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश परीक्षा देने वाले हैं आप, और उत्तर प्रदेश का जलीय जीव जो है वो गांगेय डॉल्फिन को
घोषित किया गया है। तो देख लेते हैं गांगे डॉल्फिन के बारे में। गांगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। तो जो गंगा डॉल्फिन है उनका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टिका गैंगेटिका। ये मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन है। साथ के साथ ये देख लेते हैं कि डॉल्फिन की अन्य 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो डॉल्फिन की अन्य 4 प्रजातियों में से जो 3 है वो मीठे पानी की हैं और एक जो है वो क्या है, खारे पानी की है। तो 3 मीठे पानी की, यांगजे नदी चीन में पाई जाने वाली जो वैजी है, डॉल्फिन नदी सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, और जो मूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी में पाई जाने वाली लीबोटो, ये जो है वो डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले देख लेते हैं, यांगजे नदी में पाई जाने वाली वैजी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यांगजे में, यांगजे नदी में कौन पाई जा रही है, वैजी डॉल्फिन पाई जा रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंधु नदी में कौन सी पाई जा रही है, तो मूलन, ये भूलन है, भूलन या मूलन, ये आपकी पाई जा रही है कहाँ पर, सिंधु नदी में। भारत की गंगा नदी में पाई जाने वाली तो गंगा डॉल्फिन है ही। उसके साथ साथ अमेजन नदी में जो पाई जाती है उसका नाम क्या है, लीबोटो। तो अमेजन नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसका क्या नाम है, लीबोटो। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रही हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो ये है रिवर्स नदी और ये है डॉल्फिन के नाम। तो यांगजे जो चाइना का रिवर है वहाँ पर मिलती है वैजी डॉल्फिन, सिंधु, भूलन और अमेजन में मिलती है लीबोटो, और चौथी जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ये सब क्या है, इनमें से 3 जो है वो मीठे पानी की है। अब देख लेते हैं कि जो 2006 में चीन की जो ये वैजी है ना, इसको विलुप्त घोषित कर दिया था। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, विलुप्त हो गई, मतलब कि अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है 2006 में। अब देख लेते हैं कि प्रजातियां जो अभी फिलहाल उपस्थित हैं उनमें से ये कहाँ है, केवल नदियों और झीलों में ही पाई जाती हैं। तो अभी जो ये प्रजातियां हैं कौन कौन सी, भूलन है, लीबोटो है और गंगा डॉल्फिन है, ये क्या है, नदी और झीलों में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को हम किस नाम से जानते हैं, तो टाइगर ऑफ द गंगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि टाइगर ऑफ द गंगा किस को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है टाइगर ऑफ द गंगा। ये मीठे पानी में ही रहती है और डॉल्फिन्स जो क्या होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, लेकिन इनके पास एक सुपरसोनिक आवाज़ निकालने की एक शक्ति होती है। ये जो आवाज़ें निकालती हैं वो जब चट्टानों से, उनके सामने जो अवरोध होते हैं उनसे टकरा के उनके पास वापस आती हैं तो उनको अंदाज़ा लगता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो बेसिकली ब्लाइंड होती हैं, अंधी होती हैं डॉल्फिन, आंखें नहीं होती उनकी, लेकिन उनके पास एक सुपर वेव निकालने की एक शक्ति होती है जिसके थ्रू वो क्या करती है, अपना रास्ता बनाती है। तो गंगा डॉल्फिन के बारे में ये हमने जान लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गंगा डॉल्फिन के बारे में क्या है कि अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश ने इसको क्या किया है, अपना जलीय पशु या जलीय जीव जो है वो घोषित किया है। तो ध्यान में रखेंगे, मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके पूर्व क्या केंद्र सरकार ने भी 2010 में जो गंगा नदी डॉल्फिन है उनको अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य है या पहली बार ऐसा कुछ ख्याल आया है उत्तर प्रदेश को, इससे पहले 2010 में केंद्र सरकार ऐसा कर चुकी है। 2008 में केंद्र सरकार से भी पहले असम सरकार ने क्या किया था, जलीय पशु घोषित किया था डॉल्फिन को। तो मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो ध्यान में रख सकते हैं। अब दिया हुआ है, करंट में कुछ भी पूछ सकता है तो हमें एक बार देखना तो ज़रूरी है। तो 2008 में असम सरकार ने इसको अपना राष्ट्रीय जीव घोषित किया था, जलीय पशु घोषित किया था। 2010 में केंद्र सरकार ने किया और अभी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपना जलीय जीव घोषित किया है। अब इसमें एक अलग है, अलग कौन है, पंजाब। पंजाब अलग क्यों है, क्योंकि पंजाब ने जो सिंधु नदी की जो डॉल्फिन थी, कौन, सिंधु नदी की जो भूलन डॉल्फिन थी, उसको अपने यहाँ का जलीय पशु घोषित किया है पंजाब ने 2019 में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो बाकी 3 तो गंगा नदी डॉल्फिन को अपना जलीय जीव बनाई है, ये एक अलग है, कौन, पंजाब। सिंधु नदी की जो भूलन डॉल्फिन है इन्होंने अपना राज्य का जलीय पशु घोषित किया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और बिहार की राज्य मछली क्या है, देसी मांगुर।
ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं गंगा डॉल्फिन का जो स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। तो IUCN में रेड लिस्ट जो जारी करती है IUCN, उसमें गंगा नदी डॉल्फिन को इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इनको क्या है, विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, वरना ये विलुप्त हो सकती हैं। और जो भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के स्टेटस क्या है गंगे डॉल्फिन का, उससे रिलेटेड ये पॉइंट हो गया, पूछा जा सकता है। साइट्स में भी इसको किस में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 यानी कि परिशिष्ट 1 में रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे IUCN में ये संकटग्रस्त और इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और ये हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 उसमें अनुसूची 1 में है, और साइट्स के ये परिशिष्ट 1 में है। अब देख लेते हैं कि गंगा डॉल्फिन के साथ साथ इस साल मछली के नाम के रूप में, मछली के रूप में एक और भी मछली जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही पूरे साल भर, और इतनी इम्पॉर्टेंट ये मछली, नाम क्या है, घोल मछली। सुना होगा आपने करंट अफेयर्स में, गुजरात की ये राज्य मछली घोषित की गई है घोल मछली। क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है भाई, इतनी महंगी है, खाने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। देखिए सबसे पहले तो 21 नवंबर 2023 को विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया गया, तो डेट इंपॉर्टेंट है। 21 नवंबर को क्या मनाया गया, वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया, और उस उपलक्ष्य में जो गुजरात सरकार है उन्होंने घोल मछली को अपना राज्य मछली जो है वो डिक्लेयर किया। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, घोल मछली का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनीबिया डाइकैंथस। तो प्रोटोनीबिया डाइकैंथस जो है वो घोल मछली का साइंटिफिक नेम है। अब देख लेते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। तो ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, पहली बात तो ये हुई। अब देख लेते हैं कि ये सुनहरे भूरे रंग की मछली है, ये गुजरात के अलावा कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट बन जाए तो ध्यान में रखेंगे कि ये केवल गुजरात में नहीं मिलती, ये कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में भी मिलती है। इसको क्या कहा जाता है, सुनहरे भूरे रंग की है तो इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है, और एक बड़ा ही अच्छा नाम है इनका। आगे देखते हैं। गुजरात सरकार ने घोल मछली को उनके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के आधार पर क्या किया है, राज्य मछली का दर्जा दिया है। आर्थिक मूल्य भाई इतनी महंगी है तो भाई इनको मिलना चाहिए वैसी पदवी। उनको अधिसूचित किया गया था, तो उसमें कौन कौन से हैं, विक्रमशिला अभयारण्य बिहार डॉल्फिन, घोल मछली के बारे में हमने देख लिया, इतना हमने देख लिया घोल मछली के बारे में। अब हमने जब ये पूरी चर्चा कर रहे थे तो गंगे डॉल्फिन के बारे में हमने जब चर्चा शुरू की तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को आपका गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर का दिन भी आप याद रखेंगे, और ये आपने प्रीवियस ईयर्स देखा होगा। तो गंगा डॉल्फिन दिवस या डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, भारत में 5 लाख से अधिक अभी फिलहाल में जो है आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और इन आयुर्वेद चिकित्सकों को एक मंच पर लाने के लिए ये पूरी पहल की शुरुआत की गई है। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल ये क्या है, मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी और भारतीय भेषज संहिता में प्रलेखित आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के आधार पर ये चिकित्सा करते हैं। कौन, ये जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं ये क्या करते हैं, एक फार्मास्कोपिया ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भेषज संहिता है, भेषज संहिता, दवाओं के बारे में फॉर्मुलेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी दवाई में कौन से केमिकल मिला करके बनाया जाएगा, इन सब से रिलेटेड एक संहिता है। इस पर ये 5 लाख से अधिक जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो काम करते हैं। इन चिकित्सकों को एक साथ लाने के लिए, एक साझा मंच देने के लिए ये आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की गई है। कब की गई है, डेट इंपॉर्टेंट, नवंबर 2023। डेट इंपॉर्टेंट है, कब ये लाया गया है, तो नवंबर 2023 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, ये एक नई पहल शुरू की गई है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के अंदर।
अब इसमें क्या है, मैंने बता दिया कि बहुत सारे चिकित्सकों के लिए एक मंच है जहाँ पर वो क्या करेंगे, आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, क्या हुई है कि अग्नि नामक एक पहल शुरू की गई है। अग्नि नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल में क्या है कि यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यास और प्रथाओं को और साथ के साथ रोगों से जुड़ी हुई अपने अनुभवों को साझा करने का एक मंच देगा। तो ये जो अग्नि पहल है वो चिकित्सकों को, जो वो चिकित्सा करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कोई नया केस आ जाता है, उसमें कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनसे उन्होंने क्या सीखा, उनमें उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, इन सब को साझा करने के लिए अग्नि के रूप में एक पहल चालू की गई है जहाँ पर ये एक दूसरे के जो अनुभव हैं उसको साझा करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है किसके, आज के लिए इतना ही। और हमारे जो क्लासमेट गुरु जो चैनल है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आया जाए और आपकी तैयारी में एक अच्छा भागीदार बना जाए। तो अगर आपको हमारी ये पहल, हमारी ये मुहिम अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।